हाय स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम दो टॉपिक्स को स्टडी करने वाले हैं। एक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा है ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी। हमारा ये टॉपिक शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने ओम्स लॉ स्टडी किया था। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट था V प्रोपोर्शनल टू I, तो आप लिख सकते थे V इज इक्वल टू आई आर। आर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस एंड इट इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। दूसरी बात आपने जो स्टडी की थी, R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, डायरेक्टली लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर देते हो तो यू कैन राइट R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A, सो यू कैन राइट R इज इक्वल टू रो L बाई A। रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। अब ये रेजिस्टिविटी एक्चुअली क्या डिनोट करता है जब करंट फ्लो करता है, तो वो हमको स्टडी करना है इस टॉपिक में, ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ये एक बात हमको स्टडी करना है। दूसरा, रेजिस्टिविटी के बारे में आप फिर ये फॉर्मूला लिख सकते हो, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। आर रेजिस्टेंस और उसका यूनिट होता है ओम्स, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट आप लिख सकते हो ओम मीटर। सिंबॉलिकली आप ऐसे लिख सकते हो ओम मीटर। फिर रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल हमने स्टडी किया था 1 बाय रो, दैट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी। इसका यूनिट आप लिख सकते हो पर ओम पर मीटर। पर ओम को मो ऐसे भी लिखा जाता है, तो मो पर मीटर ये रेजिस्टिविटी का कंडक्टिविटी का यूनिट होता है। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में क्या रिलेशनशिप है, तो एक रिलेशनशिप तो हम समझ रहे हैं, रेसिप्रोकल का रिलेशनशिप है, और हम आगे इनका क्या एप्लीकेशंस होता है वो स्टडी करने जा रहे हैं। लेट अस स्टार्ट विद आवर करंट चैप्टर, दैट इज करंट टॉपिक, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेट्स गो अहेड। चलो स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं हम। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि मेटालिक कंडक्टर्स जो होते हैं उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटालिक कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए, तो आप जानते हैं कि किसी भी मेटल के एटम्स के अंदर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आसानी से उस एटम को छोड़कर किसी और एटम के पास जा सकते हैं। तो सपोज ये किसी मेटालिक कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी एटम्स हैं। दिस आर दी एटम्स ऑफ एनी मेटालिक कंडक्टर्स। अब ये एटम्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो होते हैं या तो 1 इलेक्ट्रॉन या तो 2 या तो 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसलिए इनके और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स एटम्स को छोड़कर निकल जाते हैं। तो ये जो मैं डॉट्स बना रहा हूँ ये इलेक्ट्रॉन होता है। मान लो हर एटम में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये एटम का एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो निकल कर हो सकता है इधर आ जाए, या इस एटम का एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है, जो मैं डॉट्स बना रहा हूँ वो क्या है स्टूडेंट्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उतने पॉजिटिव आयंस होंगे। अगर इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये एटम पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन हो जाएगा। तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो हमारे पास 8 पॉजिटिव आयंस भी हो सकते हैं। 6, 7, 8 ऐसे 8 पॉजिटिव आयंस है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव आयंस के साथ कोलाइड करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विथ द पॉजिटिव आयंस। अब स्टूडेंट्स के मन में ऐसा डाउट आ सकता है कि सर पॉजिटिव आयंस के साथ जब इलेक्ट्रॉन कोलाइड होता है तो वो उसको अट्रैक्ट हो जाएगा और उसको चिपक जाएगा। यस, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है उस पॉजिटिव आयन के साथ चिपक जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव आयन की तरफ अट्रैक्ट होता है तो ये इलेक्ट्रॉन जब इस पॉजिटिव आयन के साथ अट्रैक्शन होगा तो दोनों का चार्ज लॉस हो जाएगा और हमको न्यूट्रल एटम मिल जाएगा। ऐसा हो सकता है, लेकिन यूजुअली ऐसा होता नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन अगर इस पॉजिटिव आयन के साथ ऐसे टकरा जाता है, कोलाइड होता है, तो कोलिजन के बाद वो वहाँ से निकल जाता है और उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है?
ऐसा इसलिए होता है कि अगर आप एटम के स्ट्रक्चर को समझो तो ये एटम का न्यूक्लियस है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ये मैं आपको पहले वाले वीडियो में भी समझा चुका था। और मान लो ऐसा कोई एटम है, आयन है, और कोई इलेक्ट्रॉन अगर इस आयन की तरफ अट्रैक्ट होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है, तो क्या होता है, ये आउटर ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है, और इस रिपल्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के तरफ अट्रैक्ट तो होता है पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से, लेकिन जैसे ही बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाता है तो रिपल्सिव फोर्स अपना काम शुरू करता है और वो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होने की वजह से अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो इस तरह से कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयंस के साथ कोलाइड करता है, ऐसा हम बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद द पॉजिटिव आयंस। अब इस कोलिशन की वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, जरा ये सिचुएशन को आप समझो। देखो, ये जो स्पीड से आता है उसी स्पीड से रिटर्न भी मतलब उसका डायरेक्शन चेंज भी हो जाता है। कोलिशन के पहले की स्पीड और कोलिशन के बाद की स्पीड इक्वल होती है। स्पीड बिफोर कोलिशन इज इक्वल टू स्पीड आफ्टर कोलिशन, लेकिन डायरेक्शंस आर डिफरेंट। So before collision and after collision the speed is same but the directions are different. Hence we say that the velocities are also different. Now every electron travels in a different with a different velocity. So we can say that the velocities of electrons are random. Velocities of electrons are random. As a result of which what happens, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, some electron is going like this, some electron is going like this. Suppose Vi is the velocity of first electron. Let me call this as first electron. V1, V2 is the velocity of second electron. You know velocity is a vector quantity, so I am putting this vector notation. V3 is the velocity of third electron. V4 is the velocity of fourth electron. V5 is the velocity of fifth electron. V6, V7, these are the velocities of some electrons. So like that, first, second, third, fourth, fifth, sixth, like that if I say ith electron velocity is equal to Vi, small v, then average velocity will be how much? So Vi average is equal to 0. Average velocity is 0. Students, how do you find out the average velocity? Let us understand that. You know how to find out the average? Average you will find by adding all the velocities V1 plus V2 plus V3 plus so on up to Vn. If you have got n electrons and you will divide all of them by the number of electrons, then this average velocity is 0. I can write this as 1 upon n sigma Vi, I is equal to 1 to n is equal to 0. This is the way we write. So remember that the average velocity of all the electrons is 0. This is one concept I want you to understand. Average velocity of all the electrons is 0. Second concept. Let us go ahead with the next concept, students. Okay, students. Now I want you to understand one more thing. Remember that in an electric field, positive charges move in the direction of the field, direction of electric field, and negative charges will move in opposite direction ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कंसेप्ट हम चैप्टर नंबर 1 में स्टडी कर चुके हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। वो चैप्टर हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने स्टडी किया था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। ये एक बात है। दूसरा, जरा याद करो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज।
अगर चार्ज यूनिट है तो उसका जो फोर्स होता है वो होता है E। तो E क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो अगर चार्ज Q होगा तो फोर्स कितना होगा? फोर्स हो जाएगा Q मल्टीप्लाइड बाय E। यूनिट चार्ज के लिए फोर्स E है तो Q चार्ज होगा तो फोर्स कितना हो जाएगा? QE। ये आपको याद रखना है। अब फोर्स का फॉर्मूला होता है ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ma इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाय E हो जाएगा। तो A क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? एक्सेलरेशन विल बी Q E अपॉन m। व्हाट इज Q? Q इज द चार्ज। अगर हमारा वो चार्ज इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस E, वेक्टर नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस E, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस E मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू माइनस E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास। दैट इज द concept of acceleration. Now I want you to understand here one thing, that जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं या जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। मैं रिपीट करता हूँ, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स में एक्सेलरेशन आ जाता है और वो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है माइनस स्मॉल ई मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल ई अपॉन एम। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड सो ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये दूसरी बात है जो इस कंसेप्ट में हमको समझना है। तीसरी बात, थोड़ा सा इमेजिनेशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं या जब किसी मेटालिक कंडक्टर में से, कॉपर के वायर में से करंट फ्लो होता है तो एक्चुअली ये करंट कैसे फ्लो होता है? अगर हमने किसी कॉपर के कंडक्टर को किसी बैटरी के साथ जोड़ दिया तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। कैसे फ्लो करते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स? तो ये समझाने के लिए एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। ज़रा ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, अगर कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को बैक करके फिर से देखना। एग्जाम्पल में कुछ ऐसा है, ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया एग्जाम्पल। इमेजिन करो आप रात के समय किसी झाड़ी जैसे इलाके में जहाँ बहुत सारा ग्रास है, झाड़ियाँ हैं या जंगल है, वहाँ एक आप लैंप दिया लेकर खड़े हो तो उस लैंप के आसपास बहुत सारे मच्छर आ जाएंगे। ये मच्छर रैंडम मोशन में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की तरह। इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो इन रैंडम मोशन। अब आप अगर वो लैंप लेकर चलना शुरू कर दो तो आपके साथ साथ वो मच्छर भी चलना शुरू कर देंगे। अब जरा सोचो क्या होता है, जब आप चलते हो तो आप में एक्सेलरेशन आ गया, यानी आप जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपके साथ साथ वो मच्छर भी चलने लगते हैं। अब जो मच्छर है उसमें दो टाइप के मोशंस आ गए। एक तो वो मच्छर लैंप के आसपास रैंडम मोशन कर रहे हैं, बहुत सारे मच्छर हैं, और दूसरा वो लैंप के साथ साथ चल भी रहे हैं, यानी उनमें एक फॉरवर्ड मोशन भी आ गया और रैंडम मोशन भी है। एग्जैक्टली ऐसा इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी होता है। ये रैंडम मोशन में भी होते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉरवर्ड मोशन भी होता है। ये कैसा होता है, चलो जरा इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। लेट अस गो अहेड फर्दर। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड द रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज स्टूडेंट्स, दिस इज वन इलेक्ट्रॉन. In the absence of an electric field, this electron would show random motion. Maybe it goes from point A to point B. Then from B, it goes to some point C. From C, maybe it goes to D. From D, the electron goes to E. From there, it goes to F. From there, somewhat like this, it goes to G. Something like that. This is just a random motion. उसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, कोई पोजीशन फिक्स नहीं है, डिस्टेंस फिक्स नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है, ये रैंडम मोशन है। अब स्टूडेंट्स, जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करता हूँ, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये डायरेक्शन में है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो
इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा और एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो ऐसे हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। क्यों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जब ए से बी जाता है तो वो थोड़ा सा आगे पहुंच जाएगा। तो अब इलेक्ट्रॉन का मोशन ऐसे हो जाएगा, ए से बी और थोड़ा आगे जाएगा क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन आ गया है। फिर वो बी से सी ऐसे जाएगा, फिर वो सी से डी। अब सी का पोजीशन चेंज हो गया, यहाँ आ गया। डी का भी पोजीशन चेंज हो गया, वो यहाँ पर कहीं पर आ गया। ई से डी से ई भी इधर आ गया। फिर यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन ऐसे चला गया आगे और फाइनली यहाँ आ गया। तो अब इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जी पर पहुँचने की बजाय जी डैश पर पहुँच गया। तो ये जो है ये इलेक्ट्रॉन में डिस्प्लेसमेंट हो गया, जी से जी डैश। तो इलेक्ट्रॉन का देखो बच्चों, रैंडम मोशन तो चालू ही है लेकिन वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया, खिसक गया। खिसकना यानी कि ड्रिफ्ट करना। तो इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ रहे, वो रैंडम मोशन में भी जा रहे हैं। इन दोनों को कंबाइन करो तो उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करना। और एक तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सोचो बच्चों, आपके स्कूल में जब रिसेस होता है तो सारे स्टूडेंट्स ग्राउंड में इधर उधर चलते रहते हैं। उनका मोशन कैसा है? रैंडम मोशन। अब जैसे ही रिसेस खत्म होती है, बेल होती है, तो सारे स्टूडेंट्स अपने अपने क्लासरूम की तरफ जाने लगते हैं। अब जब वो अपने अपने क्लासरूम की तरफ जाते हैं तो एकदम सीधे थोड़ी चलते हैं। कोई चलते चलते भी कोई इधर गया, कोई उधर गया, कोई वहाँ गया, कोई पानी पीने के लिए चला गया, कोई अपने दोस्त के क्लासरूम में 2 मिनट के लिए किसी को टपली मारने चला गया। सब इधर उधर रैंडमली जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे अब वो अपने अपने क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये अपनी अपनी क्लास की तरफ तो जा रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, लेकिन वो भी कैसे जा रहे हैं? रैंडमली। कोई एकदम स्ट्रेट लाइन में थोड़ी चलते हैं बच्चे। तो ये जो मोशन है, इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। तो इलेक्ट्रॉन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो जाते हैं लेकिन स्ट्रेट लाइन में नहीं ट्रैवल करते हैं, वो ड्रिफ्ट करते हैं। अब उनकी ड्रिफ्ट करने की वेलोसिटी क्या होती है वो हमको समझना है। तो उसको हम कैसे समझेंगे? तो चलो जरा डिस्कस करते हैं, देखते हैं उसको। हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, मान लो अगर हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर आयन है और इलेक्ट्रॉन उस आयन के साथ कोलाइड करता है। ये एक आयन है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन आता है, इस आयन के साथ कोलाइड करता है और कोलाइड करने के बाद वो इस तरह से अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है। अब सोचो स्टूडेंट्स, हम इमेजिन करते हैं कि एग्जैक्टली कोलिजन के बाद, मैं यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दूँ, यहाँ से आया इलेक्ट्रॉन और इधर चला गया, चलो सपोज। तो ये पॉइंट पर एग्जैक्टली कोलिजन के बाद उस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी था vi। सो व्हाट इज vi? vi is the velocity of the electron immediately after collision. Immediately after collision. सपोज ये पोजीशन से यहां तक आने में इलेक्ट्रॉन को टाइम लगा ti. So ti is the time taken by the electron to reach some particular position. At time t पर इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा है। t से पहले इलेक्ट्रॉन इधर था, t पर इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, तो इधर से इधर आने के लिए उसको टाइम कितना लगा? ti। ये पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ये वेलोसिटी में कैपिटल V लिखता हूं। तो ये पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी? मान लो ये इनिशियल पोजीशन था A, फाइनल पोजीशन B है, तो B पर वेलोसिटी कितना है? तो उसको मैं कैपिटल VI लिखूं, तो कैपिटल VI जो हो जाएगा वो क्या होगा? अब फॉर्मूला याद करो स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ मोशन, V इज इक्वल टू U प्लस AT। ये फॉर्मूला आपको याद है। U इज द इनिशियल वेलोसिटी, A इज द एक्सेलरेशन, V इज द फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी था A पर और B पर जो है वो फाइनल वेलोसिटी है। तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कैपिटल VI, इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल vi प्लस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखी थी बोर्ड पर, आप याद करो, -e मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल E अपॉन स्मॉल m। सो आई कैन राइट -e मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल E अपॉन स्मॉल m इनटू टाइम। तो यहाँ तक A से B तक जाने में कितना टाइम लगा? ti। तो ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आफ्टर टाइम ti। नाउ स्टूडेंट्स,
suppose now this is what I have explained is for one particular velocity, one particular electron. You are having so many electrons. If you consider the first electron, you can write V1 is equal to small v1 plus negative e into capital E upon m multiplied by small t1. This is for फर्स्ट इलेक्ट्रॉन. अब ये जो मैं लिख रहा हूँ ना स्टूडेंट्स, ये आपकी टेक्स्ट बुक में इतना सारा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन आप वीडियो को ज़रा अच्छे से देखो, समझो. कुछ कन्फ्यूजन लगे तो वीडियो को बैक करके रिपीट देखो, तो समझने में बड़ी आसानी रहेगी. और फिर आप अगर टेक्स्ट बुक को रीड करते हो तो आपको टेक्स्ट बुक का लिखा हुआ लैंग्वेज भी समझने में आसान लगेगा. तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का मैंने वेलोसिटी लिखा है, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन. ये कोलिजन इधर हो गया, उसके बाद ये पॉइंट पर वेलोसिटी कितना है. सेकेंड इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी हो जाएगा v2 इज इक्वल टू स्मॉल v2 प्लस नेगेटिव ई इंटू कैपिटल ई अपॉन m इंटू t2. थर्ड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो जाएगी v3 इज इक्वल टू स्मॉल v3 प्लस नेगेटिव ई इंटू ई अपॉन m मल्टीप्लाइड बाई t3. ऐसे करते करते अगर हम nth इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो ये nth इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो जाएगी vn प्लस नेगेटिव ई इंटू कैपिटल ई अपॉन m मल्टीप्लाइड बाई tn. ये हो गई nth इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी. अब अगर मैं ये सारी वेलोसिटीज़ को ऐड कर दूं तो देखो, ये सब अगर मैं ऐड कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे मिलेगा कैपिटल v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस सो ऑन अप टू vn. सारी वेलोसिटीज़ है, तो ज़रा ये सारी वेलोसिटीज़ है, इसलिए हमको वेक्टर नोटेशन डालना पड़ेगा. इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में स्मॉल वेलोसिटीज़ में लिखूं तो ये हो गया, ये रैंडम वेलोसिटीज़ है v1 प्लस v2 प्लस सो ऑन अप टू vn प्लस. अब देखो बच्चों, ये जो माइनस ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम है ना, वो थ्रू आउट कॉमन निकल जाएगा. So I can write minus e into capital E upon m multiplied by t1 plus t2 up to tn. Now if I divide throughout by n, सबको मैं अगर n से डिवाइड कर दूं तो ये पूरी वैल्यू n से डिवाइड हो जाएगी, तो हमको मिलेगा v1 प्लस v2 प्लस v3 सो ऑन अप टू vn डिवाइडेड बाय n. ये पूरा ब्रैकेट जो है वो हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस सो ऑन अप टू vn डिवाइडेड बाय n. ये भी वेलोसिटीज़ है, वेक्टर्स है. प्लस अब ये हो जाएगा माइनस ई मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल ई अपॉन m मल्टीप्लाइड बाय t1 प्लस t2 अप टू tn डिवाइडेड बाय n. अब ये हो गया एवरेज वेलोसिटी. ये जो एवरेज वेलोसिटी है मैं इसको लिखूंगा vd डिनोटेड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी. इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो ये जो फाइनल वेलोसिटीज है उसका जो एवरेज है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. याद करो, मैंने आपको समझाया था, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ अगर जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसमें ड्रिफ्ट आ गया, तो इधर से इधर तक आने में जो टाइम लगा है उस टाइम की वजह से जो वेलोसिटी का इफेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एवरेज हो गया, ये एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया. इसकी वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी. वो एकदम स्टार्टिंग में हम देख चुके हैं. क्यों? क्योंकि ये सारी वेलोसिटीज़ कैसी है, रैंडम है. तो ये सारी वेलोसिटीज़ का एवरेज तो जीरो हो गया. इज इक्वल टू क्या बच गया, माइनस ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम मल्टीप्लाइड बाई ये जो एवरेज टाइम है इसको हम डिनोट करेंगे टाउ, तो इंटू टाउ. ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस फॉर्मूला. दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू इन सॉल्विंग JEE प्रॉब्लम्स एज वेल एज इन सॉल्विंग नीट प्रॉब्लम्स. इन द टेक्स्ट बुक दे हैव सिंपली गिवन दिस वैल्यू एंड सिंपली गिवन दिस वैल्यू. ये सारा एक्सप्लेन नहीं किया है, सीधे सीधे स्टेटमेंट दे करके फॉर्मूला लिख दिया है. तो ये कैसे आया तो वो मैंने आपको समझा दिया. ये सारा आपके समझाने के लिए लिखा है. थियोरेटिकल क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है, जब आप थियोरी की एग्जाम लिखते हो, तो ये पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं है. जैसे टेक्स्ट बुक में दिया है वैसे एक स्टेप में लिख सकते हो. बट आई हैव रिटन द डिटेल्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट. सो दिस टाइम इज कॉल्ड एज
relaxation time. This tau is relaxation time. What is relaxation time actually? Just understand. स्टूडेंट्स देखो, फिर से मैं आपको ज़रा समझा दूं कि ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन है एक आयन के साथ कोलाइड हुआ, कोलाइड होने के बाद वो आगे चला गया। आगे कहाँ जाएगा? तो ऑब्वियसली यहाँ पर कहीं पर एक दूसरा आयन है, तो अपना इलेक्ट्रॉन एक आयन से कोलाइड होने के बाद दूसरे आयन के पास जाता है कोलिजन के लिए। इन दोनों कोलिजन्स के बीच का जो टाइम है वो क्या है? टी आई। ये टी आई जब आई की वैल्यू 1 होगी तो हमको मिला T1, आई की वैल्यू जब 2 हो जाएगी तो हमको मिलेगा T2, T3 एंड सो ऑन। सो व्हाट इज T1, T2, T3, T4 एंड सो ऑन? T1 इज द कोलिजन टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स। फर्स्ट कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच का जो टाइम है वो T1 है। सेकेंड कोलिजन से थर्ड कोलिजन के बीच का जो टाइम है वो T2 है। तो T1 इज कोलिजन टाइम, T2 इज कोलिजन टाइम, लाइक दैट Tn इज कोलिजन टाइम। ये सबको ऐड कर दिया तो हमको क्या मिला? टोटल कोलिजन टाइम। फिर डिवाइड बाय n कर दिया तो क्या मिला मुझे? एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन। सो व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? रिलैक्सेशन टाइम इज एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन. So it is the average collision time. Remember this, students. Now there is one more thing I want you to understand in this. Let me explain that to you with the help of an example. Suppose, students, I tell you 3 seconds, 2 seconds, 5 seconds, 6 seconds, 4 seconds. These are the values of T. T1, T2, T3, T4, T5. So these are collision times. So what will be the average collision time? It will be average of all these values, and you know how to find out the average. You will add 3 plus 2 plus 5 plus 6 plus 4 divided by 5. There are 5 values. So this will be 5, 10, 20. 20 divided by 5. That is equal to 4. Now this value 4 is greater than some values and it is less than some values. तो ये जो collision times होते हैं, ये कोलिजन टाइम्स में से ये 3 और 2 T1, T2 है मान लो, तो T1, T2 ये दोनों टाउ से कम है, T3, T4 ये दोनों टाउ से बड़े हैं, T5 जो है वो टाउ को इक्वल है। उसी तरह से यहाँ पर जो टाइम्स लिखे हैं मैंने T1, T2 अप टू Tn, कुछ वैल्यूज़ टाउ से कम होगी, कुछ वैल्यूज़ टाउ से ज़्यादा होगी, कुछ वैल्यूज़ टाउ को इक्वल भी हो सकती है, लेकिन एवरेज वैल्यूज़ जो है वो टाउ है। सो देयर इज़ वन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट we call as drift velocity. I hope the concept of drift velocity is clear to you. You have understood that. If any confusions, वीडियो को बैक करके फिर से देखो, समझो, और फिर भी कुछ प्रॉब्लम लगता है, कन्फ्यूजन लगता है, तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू कॉल अप एंड डिस्कस विथ मी. दैट इज ऑल अबाउट द फॉर्मूला फॉर drift velocity. I have not completed the concept. We have to still go ahead. Remember, our topic is drift velocity of electrons. I have done that. And now we understand origin of resistivity. How does this drift velocity give rise to resistivity? Very, very interesting. You may pause the video, copy this, and we will go ahead with further explanation. Let us see the new topic further. Now students, suppose we are having this conductor. ये एक कंडक्टर मैंने ड्रॉ किया है, मेटालिक कंडक्टर है, सिलिंड्रिकल कंडक्टर है. उस कंडक्टर में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, ये डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो ये जो सारे डॉट्स मैंने बनाए हैं ब्लैक कलर के, वो इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करते हैं. तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे, लेकिन सीधे नहीं ट्रैवल करेंगे, याद रखो. अक्सर बच्चों के मन में इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक ऐसा इमेजिनेशन बच्चों के मन में होता है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ऐसे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं. ऐसे नहीं ट्रैवल करते. मैंने आपको अभी समझाया था, वो ड्रिफ्ट करते हैं, यानी टेढ़े मेढ़े रैंडम ट्रैवल मोशन में भी होते हैं और आगे बढ़ते हैं मच्छरों की तरह. तो ये जो ड्रिफ्ट है, ये जो मोशन है, वो कैसा होता है? ड्रिफ्ट के जैसा होता है. अब मान लो कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से इस डायरेक्शन में ट्रैवल करना शुरू कर दिया. ये कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इमेजिनरी क्रॉस सेक्शनल एरिया. इस क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू है A, मैग्नीट्यूड A. तो कोई इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलकर ऐसे जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, कोई रिवर्स भी जा सकता है, हो सकता है. कोई इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है. अब टाइम डेल्टा टी में
यहाँ से यहाँ तक सारे इलेक्ट्रॉन्स को पहुँचने में कितना टाइम लग गया, डेल्टा टी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है Vd. Vd is the drift velocity of electrons. Then in time delta t, अच्छा Vd अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो अगर मैं इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेता हूं, ये हो गया स्पीड। कौन सी स्पीड है, ड्रिफ्ट स्पीड है, और ये एवरेज स्पीड होती है। याद रखो बच्चों, सारे इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज, ये एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड कुछ होगी, दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पीड कुछ और होगी, तीसरे इलेक्ट्रॉन की स्पीड कुछ और होगी। हम सारे इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे तो हमको एवरेज स्पीड मिलेगी, यानी ड्रिफ्ट स्पीड उसको बोलेंगे हम। तो टाइम डेल्टा टी में, इन टाइम डेल्टा टी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और स्पीड है Vd मल्टीप्लाइड बाय टाइम है डेल्टा टी। इसको मैं अगर डिनोट करूं L से तो ये वैल्यू हो गई L। तो स्टूडेंट्स वॉल्यूम क्या होगा, मेरा प्रेजेंटेशन, मेरा एक्सप्लेनेशन एग्जैक्टली जैसे टेक्स्ट बुक में है वैसे है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल्स में मैं एक्सप्लेन करता हूं, इसलिए आपको मैं जो कुछ लिख रहा हूं वो आपकी नोटबुक्स में लिख लेना चाहिए। अब बच्चों वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पूरा एक वॉल्यूम हो गया, तो इसकी वैल्यू हो गई। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो ए है, और ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड है Vd इंटू डेल्टा टी। सो यू हैव मैग्नीट्यूड ऑफ Vd मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। नाउ स्टूडेंट, सपोज इफ n is number of electrons per unit volume. Remember this. What is n? N is the number of electrons per unit volume. Then in volume V, कैपिटल V लिखा है मैंने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू यूनिट वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन्स, यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर ये वॉल्यूम होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वॉल्यूम को n के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम, n मल्टीप्लाइड बाय v। व्हाट इज v, वॉल्यूम, सॉरी, व्हाट इज v, वॉल्यूम, एंड व्हाट इज n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स, तो v वॉल्यूम में nv इलेक्ट्रॉन्स। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, v इज a Vd डेल्टा t। सो दिस इज इक्वल टू n a Vd डेल्टा t। सो देयर इज अ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वॉल्यूम v। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -e। तो यहां से यहां तक डेल्टा टी टाइम में टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज इज इक्वल टू -e मल्टीप्लाइड बाय n a Vd डेल्टा टी। याद करो ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या हो जाएगा, -e into this value. So this is the total charge flowing from this cross sectional area up to this distance. Now students, remember what is the definition of current. Current is the total number of charges flowing in given time. So this total charge, if I denote by delta q, then you remember this formula, we have I is equal to delta q by delta t. So delta q is equal to I delta t. So total charge delta q is I delta t. So I can write I delta t is equal to -e n a Vd delta t. That is the total charge. So -e n a Vd delta t. That means if I cancel delta t from both sides, then I will get current is equal to -e
N A V D. There is the formula for current. Now students, there are certain basic things I want you to understand. The first and the foremost thing I want you to understand is we studied something about current density. Remember what is the definition of current density? We denoted by vector J, and that is equal to current per unit area. Current per unit area. That means I can write, if I take A to the left hand side, then I will have I upon A is equal to minus E N V D. आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो आपको मिल गया J इज इक्वल टू माइनस ई एन वी डी. लेकिन वी डी क्या था याद करो, हमने एकदम स्टार्टिंग में स्टडी किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला. ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ई बाय एम टाउ. यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया था, और ये जो ई है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ये वैल्यू अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? आई विल हैव, लेट मी राइट डाउन हियर, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू माइनस ई एन मल्टीप्लाइड बाय माइनस ई बाय एम टाउ. माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा, सो आई विल हैव जे इज इक्वल टू E इंटू ई इज ई स्क्वायर. एन में लिख दूँ आगे, एन ई स्क्वायर बाय एम ई. टाउ भी लिख दूँ मैं, एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम इंटू ई. सो जे इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम इंटू ई. दैट इज द वैल्यू ऑफ जे. J is the current density. Now there is one interesting concept here I want you to understand. Let me read about this portion of the board now. एकदम स्टार्टिंग में, इस लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने रिवीजन करवाया था और ओम्स लॉ में आपको समझाया था कि J इज इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय E. स्टूडेंट्स, ये वाला फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आप कंपेयर करो तो मुझे बताओ, सिग्मा याद है? सिग्मा क्या है? सिग्मा इज कंडक्टिविटी. तो सिग्मा हो जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम. दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा. सिग्मा इज कंडक्टिविटी. सो व्हाट इज रेजिस्टिविटी? यू रिमेंबर, रेजिस्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी. सो रेजिस्टिविटी कैन बी रिटन एज एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ. ये वैल्यू टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन लॉजिकल है. ये टेक्स्ट बुक में ऑफ कोर्स एक्सप्लेन किया है, तो हमको इस तरह से कंडक्टिविटी का कंसेप्ट मिल जाता है. स्टूडेंट्स, याद करो हमारा टॉपिक क्या है? ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी. एंड आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड कैसे हमारा रेजिस्टिविटी आया है. एक और बात है बच्चों, ये जो हमारा कंडक्टिविटी है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है, जो कांस्टेंट है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है. हर मटेरियल के लिए वो भी कांस्टेंट होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कांस्टेंट होता है. ये जो वैल्यू है टाउ, वो भी कांस्टेंट होता है, यानी सिग्मा भी कांस्टेंट हो गया. सिग्मा इज ऑल्सो कांस्टेंट. सो रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो कांस्टेंट फॉर अ गिवन सब्सटेंस at a given temperature. Let me go slightly out of the concept, out of the topic. What I am trying to explain to you now is not explained in the textbook, but I want you to understand this. Students, what happens if we increase the temperature of any substance, any metal? जब किसी मेटल का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो मेटल के जो आयंस होते हैं उनका वाइब्रेशन जो होता है वो बढ़ जाता है. They start rigorously वाइब्रेटिंग. और ये वाइब्रेशंस के वजह से दो कोलिजन्स के बीच का जो टाइम होता है, एवरेज टाइम, वो डिक्रीज हो जाता है. सो टाउ डिक्रीजेस. कब?
जब टेम्परेचर बढ़ेगा। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस टाउ डिक्रीजेस। अब मुझे एक बात बताओ, ये रेजिस्टिविटी जो है वो टाउ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? आप फॉर्मूला देखकर समझ सकते हो कि रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस टाउ डिक्रीजेस, सो रेजिस्टिविटी, मैंने गलत लिख दिया, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस टाउ, हाँ इंक्रीजेस, टाउ डिक्रीजेस, टाउ कम हो जाता है, सॉरी। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस टाउ डिक्रीजेस, टाउ डिक्रीज हो गया तो रेजिस्टिविटी बढ़ गई, और रेजिस्टिविटी बढ़ गई तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर, उल्टा टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। दिस फिनोमिना गिव्स राइज टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। देर आर सम मेटल्स, मैं सब आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देर आर सम मेटल्स इन विच व्हेन वी डिक्रीज द टेम्परेचर्स देयर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, वो ज़्यादा करंट को कंडक्ट करते हैं, यानी रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस। जो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि टेम्परेचर कम हो गया तो रेजिस्टिविटी कम हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया तो टाउ डिक्रीज हो गया तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ गई। तो टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा रेजिस्टिविटी घटेगा। सो दैट इज ऑल अबाउट आवर कंसेप्ट हियर। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट conductivity, we have seen how conductivity is related to drift velocity and all. One small concept we need to understand now is mobility of electrons, mobility of charges. I need to run the board, and I have written so many things that are explained in details as compared to what it is explained in the textbook. So it will be good if you can pause the video and copy it, and then I will proceed further. Students, one last concept that I want you to understand in this topic is mobility, denoted by mu. Now students, in metallic conductors, rather in any conductors, there are mobile charge carriers. Mobile charge carriers. What do you mean by mobile? Mobile means those which can move from one place to another. किसी भी कंडक्टर में ऐसे चार्ज कैरियर्स होते हैं, यानी कि ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। अलग अलग टाइप के कंडक्टर्स में ये कैरियर्स अलग अलग टाइप के होते हैं। मेटल्स में ये चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, याद रखो ये। फिर आयोनाइज्ड गैस, इसमें चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स and positive ions, and electrolytic conductors में ये चार्ज कैरियर्स होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। सो दिस charge carriers are mobile charge carriers. They move from one place to another. So mobility definitely has got something to do with motion, and the definition of mobility is drift velocity per unit electric field. What is the definition of what is the definition of mobility? Mobility is the drift velocity per unit electric field. So from this definition, the formula of mobility is Vd by E. Now students, if mobility is Vd by E, then what is the unit of mobility? Unit will be, चलो यूनिट बनाते हैं। कैसे बनाएंगे हम यूनिट? मोबिलिटी का यूनिट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी है तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर्स पर सेकेंड, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। अब ये मीटर ऊपर चला जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेकेंड नीचे आ जाएगा तो वोल्ट सेकेंड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। इसको मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखना होगा तो मैं 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। ये जो यूनिट है ये प्रैक्टिकल
यूनिट है। तो डेली लाइफ में प्रैक्टिकल यूज़ में हम ये सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकेंड इस यूनिट को यूज़ करते हैं। अब बच्चों वोल्ट ये जो डायमेंशनल फार्मूला है मोबिलिटी का वो भी बना लेते हैं। चलो मोबिलिटी का अगर मुझे डायमेंशनल फार्मूला बनाने का होगा तो मोबिलिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, म्यू का डायमेंशनल फार्मूला, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला कैसे बनाएंगे, वेलोसिटी इज मीटर्स पर सेकेंड, मीटर्स यानी लेंथ, पर सेकेंड यानी t-1, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज F/Q। F का यूनिट डायमेंशनल फार्मूला होगा m1 L1 t-2 और ये होता है AT चार्ज। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा m1 L1, A ऊपर चला जाएगा तो A-1, T भी ऊपर चला गया तो t-3। अब सिंप्लीफाई कर देंगे, m ऊपर गया तो m-1 हो गया, फिर L1 कैंसिल हो गया, A-1 ऊपर चला गया तो A1 हो जाएगा, t-3 ऊपर चला जाएगा तो t2 हो जाएगा। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोबिलिटी। So that is all students about this topic. We have today discussed about drift velocity of electrons, then we have discussed about how resistivity formula we have got from the drift velocity, and finally we discussed about mobility. That finishes the today's lecture. Next lecture I am proceeding with limitations of Ohm's law. See you in the next lecture very soon.